तो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हम इनको कॉमनली सैकराइड या फिर शुगर भी बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी कार्बोहाइड्रेट्स की? जो कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन प्लांट इज स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन एनिमल इज ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट जो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। वो भी किससे बना होता है? डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के। जैसे ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज में बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और उसमें अगर एल्डिहाइड लगा होगा ग्लूकोज वाले में, ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है और हमारे फ्रक्टोज में होता है कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसको हम स्टार्च बोलते हैं, और जो एनिमल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। अब हम देख लेते हैं थोड़े रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के रोल्स क्या क्या हैं। सबसे पहला, सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं चीफ सोर्स होते हैं एनर्जी के। और जो मिल्क होती है, मिल्क के अंदर जो शुगर होती है प्रेजेंट होती है, लैक्टोज होती है, तो ये भी इसका एक रोल के अंदर आ जाता है। और कार्बोहाइड्रेट के कुछ डेरिवेटिव जो होते हैं हमारे ड्रग्स बनाने के काम आते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। और कुछ प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करते हैं। अब देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। हमने मेनली 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करा है कार्बोहाइड्रेट को, जो कि हैं मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिए हैं तो उसके लिए सॉरी। जो हमारा डाइसैक्राइड वाला पोर्शन आता है वो हमारे ओलिगो के अंदर ही आ जाता है, उसको हम आगे भी कंफर्म करेंगे, आगे देखेंगे अभी उसे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं? हम इनको सिंपल शुगर भी बोलते हैं। ये बस सिंपल शुगर से बना होता है, इसमें एक मॉलिक्यूल होता है शुगर का, या एक मोनोमर कह सकते हैं। हम इनको मोनोसैक्राइड्स को फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे सिंपल मोनोमर का ही बना होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, कॉमन फॉर्मूला मोनोसैक्राइड्स का होता है CnH2NON, या फिर हम कह सकते हैं CH2O का होल N। जो भी जितने भी हमारे मोनोसैक्राइड्स हैं उनके जो नाम होगा उनके नेम के एंड में O लग रहा होगा, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, टेट्रोज, पेंटोज, ट्रायोज। ठीक है, ये सब हमारे मोनोसैक्राइड्स हैं जो कि हाइड्रोलिसिस होके कोई भी मोनोमर नहीं देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डाइसैक्राइड्स की। डाइसैक्राइड्स नाम से पता चल रहा है दो मोनोमर से मिलकर बना होगा डाइसैक्राइड। अगर हम डाइसैक्राइड को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 मोनोमर मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट के, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये हमारे डाइसैक्राइड के एग्जाम्पल हैं। अगर देखो सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो हमें एक ग्लूकोज मिलता है, एक फ्रक्टोज मिलता है, मिल गए ना 2 प्रोडक्ट जो हमारे डाइसैक्राइड्स में आ जाता है। अब बात करते हैं ओलिगोसैक्राइड्स की। ओलिगोसैक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो कि हाइड्रोलिसिस होने पे ये 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल देते हैं मोनोसैक्राइड्स के। ठीक है, 2 से 10 मोनोमर दे देते हैं ये। इनका जो कॉमन फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2O का होल N-2, ये इनका कॉमन फॉर्मूला है। और ओलिगोसैक्राइड्स के हमारे एग्जांपल हैं रैफिनोज, पेंटासैक्राइड एटसेट्रा, ये हमारे ओलिगोसैक्राइड्स के एग्जांपल हैं। अब देख लेते हैं पॉलीसैक्राइड्स। पॉलीसैक्राइड जो होता है हाइड्रोलिसिस होने पे मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स देता है। और पॉलीसैक्राइड्स का जो है हमारा फॉर्मूला हो गया C6H10O5 का होल X। ये हो गया इसका कॉमन फॉर्मूला। पॉलीसैक्राइड्स में हमारे मेनली आ जाते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। ये सब के सब जो होते हैं बहुत सारे मोनोमर से मिलके बने होते हैं, मोर देन 10 मोनोमर से। अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 10 से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल लेंगे मोनोमर्स के। पॉलीसैक्राइड्स को हमने 2 कैटेगरी में बांट रखा है यहाँ पे। एक हो गया होमोपॉलीसैक्राइड, एक है हेट्रोपॉलीसैक्राइड। होमोपॉलीसैक्राइड ऐसे पॉलीसैक्राइड या फिर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें सेम मॉलिक्यूल मतलब सेम मोनोमर से मिलके बने होंगे, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सब एक ही टाइप के मोनोमर से मिलके बने होते हैं। जैसे ग्लाइकोजन में हमारा बस ग्लूकोज ही पाया जाता है।
और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट या फिर ऐसे पॉलीसैकेराइड जो कि अलग अलग मोनोमर से मिलके बने होते हैं, अलग अलग टाइप के मोनोमर पाए जाते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। तो हम थोड़ी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जो आती है वो हो गई हमारी इम्पोर्टेंट म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है? अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में उसकी ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आ जाए तो उस चेंज को ही हम म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। जितने भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब ना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, लाइट को ना ये रोटेट कर देते हैं, ठीक है। अगर इन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के ऑप्टिकल रोटेशन में अगर चेंज आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे म्यूटा रोटेशन। ये कैसे होता है? दिस अकर ड्यू टू चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ ड्रग टू अदर। अगर कोई भी ड्रग है या फिर कार्बोहाइड्रेट है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है तो ये देखने को मिलता है म्यूटा रोटेशन, ठीक है। द ऑप्टिकल रोटेशन डिक्रीज टिल अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 52.5 डिग्री एवरेज। ये अभी मैं समझाता हूँ इस लाइन का मतलब। पहले हम ये देख लेते हैं, नीचे की तरफ देखिए ज़रा। लेकिन यहाँ देखिए अल्फ़ा डी ग्लूकोज की जो है हमारा ऑप्टिकल रोटेशन है इसकी प्लस 112 डिग्री। जो हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोज है लाइट को 112 डिग्री के एंगल से रोटेट करता है। और इधर देखिए बीटा डी ग्लूकोज है, यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल एंगल है ये हो गया हमारा ऑप्टिकल रोटेशन है प्लस 90 डिग्री, 19 डिग्री, ठीक है। ये लाइट को 19 डिग्री के एंगल से उसको रोटेट कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन कब होती है? जब कोई भी जैसे कोई ड्रग है या कार्बोहाइड्रेट हमारा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है तो म्यूटा रोटेशन होती है। अब देखो अल्फ़ा है, इसको बीटा में चेंज करता हूँ। अगर उसको बीटा की कितनी होती है? ऑप्टिकल रोटेशन होती है 90, यानी कि इसको अपनी रोटेशन कम करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑप्टिकल एंगल इसको कम करना पड़ेगा तो ये डिक्रीज़ होगा यहाँ से, ठीक है। अगर बीटा को अल्फ़ा में चेंज होना है तो इसे अपनी ऑप्टिकल रोटेशन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी तो ये यहाँ से इंक्रीज़ होगा। और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, एक कांस्टेंट पॉइंट पे आके ये सब रुक जाएंगे। मतलब जो एक कांस्टेंट पॉइंट है, एक इक्विलिब्रियम स्टेज है, इसकी 52.5 डिग्री एंगल पे ये जो है दोनों आके मिक्स हो जाएंगे। इनका इक्विलिब्रियम स्टेज है। इस पॉइंट पे आके ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो है आपस में चेंज हो जाएंगे। मतलब ये यहाँ से अपनी फॉर्म को बदल सकते हैं दूसरे में। क्लियर है इतना? ये हो गया हमारा म्यूटा रोटेशन। तो अब ये वाली लाइन थोड़ा देख लेते हैं। द ऑप्टिकल रोटेशन टिल डिक्रीज, ये थोड़ा पॉइंट यहाँ पे मेरा गलत हो गया है तो इसको आप लोग सही कर लेना। टिल डिक्रीज नहीं, द ऑप्टिकल रोटेशन चेंजेस लगा देना, चेंजेस टिल अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 52.5 इज रीच, ठीक है। ये हो गया हमारा म्यूटा रोटेशन। अब बात कर लेते हैं ओज़ोन फॉर्मेशन की। ओज़ोन फॉर्मेशन में हमारा कोई भी कंपाउंड है ग्लूकोज, वो उसके ओज़ोन फॉर्मेशन में बनता है। इसमें वही होता क्या क्या है? द शुगर सॉल्यूशन व्हेन हीटेड विद फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम एसिटेट इन बॉइल्ड वाटर बाथ यील्ड ओज़ोन, ठीक है। जैसे कोई भी हमारा शुगर सॉल्यूशन है उसको हम हीट करेंगे फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम एसिटेट के साथ बॉइलिंग वाटर करेंगे उसके अंदर तो हमें ओज़ोन हमारा मिल जाएगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन दे रखी, इधर देखो ये हमारा ग्लूकोज, ठीक है। ये है हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम रिएक्ट कराएंगे फिनाइल हाइड्रोजन से, ग्लूकोज को हम रिएक्ट कराएंगे फिनाइल हाइड्रोजन से, ठीक है। और क्या करेंगे? इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करेंगे तो हमारे H2O के मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, ठीक है। बॉईल करने पे इसके जो है H2O पानी हमारा बाहर निकलेगा। तो H2 हमारा कहाँ से बाहर निकलेगा? देखो फिनाइल हाइड्रोजन का यहाँ से H2 और CHO का लेड ग्रुप का यहाँ से O, ये दोनों मिलके ऊपर उड़ जाएंगे, ठीक है। तो जितना ये हमारा पोर्शन बचा, जितना भी हमारा ये वाला पोर्शन है NNHC6H5 जाके इसके H के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो
ये वाला पोर्शन यहाँ पे आके अटैच हो गया, ठीक है, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो फिर हम इसको दोबारा रिएक्ट कराएंगे इसी इथाइल हाइड्रोजन से ही NH2NH6H5 इसको दोबारा से रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे दोबारा हमारे पानी के मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, यहाँ से हमारा H जाएगा और इस वाले से हो जाएगा। तो ये इतना पोर्शन जाके, ठीक है, इतना पोर्शन जाके दोबारा से उतना ही पोर्शन जाके अपना इस इधर को जाके चिपक जाएगा। यहाँ पे देखो इतना पोर्शन जितना ऊपर आया था वैसे ही बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मेशन को बोलेंगे ओज़ोन फॉर्मेशन। तो हमारे फाइनली जो कंपाउंड बना उसका नाम है ग्लूकागोन। क्या नाम हो गया? ग्लूकागोन। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका? ग्लूकागोन। तो ये हमारे यहाँ पे ओज़ोन फॉर्मेशन भी ख़त्म होती है। ठीक है, बहुत आसान थी ये तो अब हम देख लेते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कुछ क्या क्वालिटी हैं इसकी टेस्ट की, कुछ इसके टेस्ट देख लेते हैं। टेस्ट भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मॉलिश टेस्ट की। मॉलिश टेस्ट में क्या होता है, हम 1 ml लेते हैं एक्वा सॉल्यूशन, उसमें हम 2 ड्रॉप डालते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन की और उसको थोड़ा शेक कर लेते हैं। 1 ml लिए हमने एक्वा सॉल्यूशन, उसमें 2 ड्रॉप डाली अल्कोहलिक सॉल्यूशन की, उनको शेक करने के बाद हमने उसमें 2 ml H2SO4 डाला, कंसनट्रेटेड H2SO4 उसमें 2 ml डाला। ठीक है, तो क्या करेगा फाइनली ये हमें रेडिश वॉयलेट रिंग यहाँ पे हमें शो होगी, रेडिश वॉयलेट रिंग शो होगी, जो कि हमें इंडिकेट करेगी कि हमारे सॉल्यूशन में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस है, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस है हमारे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अगले टेस्ट की बात कर लेते हैं। अगला टेस्ट है टॉलरेंस टेस्ट, अगला टेस्ट है हमारा फेलिंग टेस्ट। अगला टेस्ट है मेरे पास फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या करना है, हमें 1 ml सॉल्यूशन लेना है, उसमें 2 ml फेलिंग सॉल्यूशन ऐड करेंगे, 2 मिनट तक बॉईल करना है। फिर हमें एक रेड पीपीटी मिलेगी, ब्रिक रेड पीपीटी मिलेगी, जो कि इंडिकेट करेगी सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग शुगर की प्रेजेंस को। ठीक है, एक ये टेस्ट हो गया फेलिंग टेस्ट। एक है टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट टॉलरेंस टेस्ट में क्या करना है, 1 ग्राम हमें टेस्ट सब्सटेंस लेना है, उसमें 2 ml टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करेंगे, फिर उसे थोड़ा हीट देंगे। तो हमें इसके साइड में, टेस्ट ट्यूब के साइड में हमें सिल्वर मिरर इमेज दिखेंगी। ठीक है, सिल्वर मिरर इमेज शो होंगी। ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस में, टेस्ट सब्सटेंस में 2 ml टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करा, हीट करा, फिर हमें साइड में टेस्ट ट्यूब की सिल्वर मिरर इमेज इंडिकेट होंगी। अब देख लेते हैं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में क्या करना है, 2 ml शुगर सॉल्यूशन लेना है, उसमें 1 ml आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे, हीट देते ही उसको हमें थोड़ी देर बाद ब्लू पीपीटी हमें शो होगी, जो कि बताएगी, जो कि इंडिकेट करेगी हमारे सॉल्यूशन में स्टार्च की प्रेजेंस को। ठीक है, ये कुछ है हमारे पास टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, आपको जो सही लगे वो आप अपने हिसाब से लर्न कर लेना। ठीक है, जरा आप थोड़ा यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, जरा आप थोड़ा देखोगे यहाँ पे, तो आयोडीन टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट थोड़े बहुत सेम है। इसमें हमें क्या करना है, 1 ml सॉल्यूशन में 2 ml उसका जो भी टेस्ट का नाम है वो वाला रीजन ऐड करना है। तो हमें कुछ ना कोई जो भी कलर मिलता है वो लिख देंगे। बस आयोडीन वाले टेस्ट में 2 ml में हमें 1 ml ऐड करना है। ठीक है, ये इजी है थोड़ा। ठीक है, अब थोड़ा कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। 3 टाइप की डिजीज़ आती है इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। सबसे पहले है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। सेकेंड है हाइपोग्लाइसीमिया,
एंड थर्ड है ग्लाइकोशूरिया। इसको मैं पहले ऊपर से आपको बता देता हूँ। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मतलब हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर का मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा इसमें हाइपरग्लाइसीमिया या फिर डायबिटीज मेलाइटस में। दूसरी डिजीज़ है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो का मतलब कम, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा नॉर्मल लेवल से, तो हमें कौन सी डिजीज़ होगी, हाइपोग्लाइसीमिया। अब थर्ड वन है ग्लाइकोशूरिया, देखो दो वर्ड से मिलकर ग्लाइको और यूरिया, यानी कि हमारे यूरिया से जो है ग्लूकोज भी एक्सक्रीट होगा, ग्लूकोज जो है हमारे यूरिया के थ्रू एक्सक्रीट होगा, तो उस डिजीज़ को बोले हम ग्लाइकोशूरिया। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपरग्लाइसीमिया यानी डायबिटीज़ मेलाइटस की। इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन ग्लूकोज ब्लड लेवल, ठीक है, इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर हमारे ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है हमारे ब्लड के अंदर वो होता है 80 से 120 mg/dl, ठीक है। अब ये होता कैसे, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन देयर इज डिक्रीज इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड हैंस ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इंक्रीज। अगर भाई बॉडी के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, जिससे कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि शो करेगा भाई, लीड कर सकता है वो डायबिटीज़ मेलाइटस की तरफ, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस का खतरा हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस के कुछ सिम्टम्स हैं, इंक्रीज इन थ्रस्ट, यानी प्यास ज़्यादा लगेगी पेशेंट को, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन ज़्यादा निकलेगा, इंक्रीज एपिटाइट, यानी कि भूख भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। इनके एक डिजीज़ के नाम है, अगर थ्रिफ्ट इंक्रीज होती है, प्यास बंदे को ज़्यादा लगती है तो पॉलीडाइप्सिया, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है तो पॉलीयूरिया, इंक्रीज एपिटाइट पॉलीफेजिया, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस के कुछ कॉजेज़ हैं। सबसे पहला इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन, जो कि हमारे इंटेस्टाइन है ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगी, तो हमें हो सकता है हाइपरग्लाइसीमिया। एंड दूसरा है डिक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन मसल एंड अदर टिश्यू, यानी कि हमारे जो मसल हैं टिश्यू के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा, तो भाई डायबिटीज मेलाइटस का खतरा होगा, ठीक है। और डिक्रीज ग्लाइकोजन फॉर्मेशन इन लिवर, ग्लाइकोजन जो होता है ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है लिवर के अंदर, अगर ग्लाइकोजन ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो मतलब ब्लड में हमारे पूरे बॉडी में घूमेगा, जिससे कि डायबिटीज मेलाइटस का खतरा बना रहता है, ठीक है, होता है। अब भाई ट्रीटमेंट क्या है भाई हाइपरग्लाइसीमिया या फिर डायबिटीज मेलाइटस के ट्रीटमेंट ठीक कैसे करें इसको, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर इनटेक लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन डाइट, यानी कि जो हमें कार्बोहाइड्रेट की डाइट है उसको कम लेना चाहिए और प्रोटीन की डाइट को ज़्यादा। इंसुलिन के इंजेक्शन, ठीक है, अगर केस ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ सकते हैं। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग फॉर माइल्ड डायबिटीज़, अगर तुम्हें भाई हल्की फुल्की डायबिटीज़ है तो भाई ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग आती है वो ले लो। और हमें बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह करती रहनी चाहिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट को। अब देख लेते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, यानी कि डिक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल इन ब्लड, ठीक है। सिम्टम्स क्या है हाइपोग्लाइसीमिया के, भैया हंगर है, ज़्यादा हंगर लगेगी, हेडेक होगा, स्वेटिंग होगी, बंदे को पसीना आएगा, कन्वल्जन होगी, कॉमा हार्ट बीट रेट, ठीक है, हार्ट बीट रेट जो है उसका 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया के कॉजेज़ क्या क्या है, कॉज है इसका इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन ड्यू टू ट्यूमर इन पैंक्रियाज, अगर भाई पैंक्रियाज में ट्यूमर हो गया और इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का वो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करेगा, जिससे कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई क्या हो सकता है, ग्लूकोज का लेवल कम होने को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। एंड सेकेंड पॉइंट है डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ डाइबैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है, अगर डाइबैक्टोजेनिक हार्मोन का सिंथेसिस कम होता है तो भी लीड करता है एक तरफ से हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ, ठीक है। अगर लीवर डैमेज हो गया, ठीक है, लीवर में पॉइजन आ गई तो भी हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा रहता है, ठीक है।
हाइपोग्लाइसेमिया का ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं सफिशिएंट ग्लूकोज टू रिस्टोर इट नॉर्मल लेवल, ठीक है। जो भी हमारे पेशेंट है उसको हम ग्लूकोज डाइट देंगे जिससे क्या उसका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लेवल तक बना रहे। अब तीसरी डिजीज़ की बात करते हैं ग्लाइकोशूरिया, मतलब कि यूरिन के थ्रू ग्लूकोज एक्सक्रीट होना, कंडीशन इन विच ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। Glucose is normally present in glomerular filtrate in the same condition as blood plasma. All the reabsorption in renal tubule, जो कि हमारा ग्लूकोज है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी, ठीक है। और जो रीनल टिब्यूल्स जो होती है हमारे रीनल टिब्यूल्स रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है, ठीक है। अगर ब्लड लेवल इज इंक्रीज व्हेन ब्लड लेवल इज इंक्रीज when blood glucose level is increased, the glomerular filtrate, the glomerular excess of glucose, ठीक है। अगर भाई बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, जो हमारा फिर ग्लोमेरुलर एक्सेस है, ठीक है, ग्लोमेरुलर में जो होता है ग्लूकोज का एक्सेस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है हमारा रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो फिर ये हमारे यूरिन के थ्रू इसको बाहर कर दिया जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम ग्लाइकोशूरिया, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे सब खत्म होता है।